जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपने इस वीडियो में देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। और इसी वीडियो में ये टॉपिक पूरा होने के साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अपन इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये क्लास दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो एकदम रामबाण होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मगध राज्य का उत्कर्ष। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह, और ये थी बिहार में। फिर अगला देखो, कोई भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले अपन को थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि उसकी रूपरेखा उसमें क्या है, किसको कैसे पढ़ना है। तो अपन वंश पढ़ेंगे, तो वंश में आपको दिखना चाहिए, पहले इमेजिन कर लेना माइंड में कि आपको हर्यक वंश पढ़ना है। फिर हर्यक वंश के बाद में नाग वंश आया था, नाग के बाद में नंद आया था, नंद के बाद में मौर्य। तो इस वीडियो में अपन नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद तक पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा माइंड में यही होनी चाहिए बस, हर्यक, नाग और नंद। फिर आगे आगे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपने माइंड में सेट करते रहना। फिर हर्यक वंश में क्या क्या पढ़ेंगे? तो हर्यक वंश में अपन पढ़ेंगे बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन और नागदशक। यानी कि ये हर्यक वंश का संस्थापक है और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक। फिर नाग में कौन? शिशुनाग और नंदीवर्धन, पहला और अंतिम। फिर नंदवंश में ऐसे पढ़ेंगे तो महापद्य नंद, ये नंदवंश का संस्थापक था, और घनानंद ये नंदवंश का अंतिम शासक। तो इनको ऐसे ही आप 3D स्कैनिंग टाइप्स टेक्निक से आप माइंड में स्कैन कर सकते हो। जो कि हर एक वंश पढ़ूंगा मैं, नाग और नंद ऐसे करके। तो शुरू करते हैं। पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश ने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था, और इसमें 4 शासकों ने कुल शासन किया: बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो इसमें अपन पढ़ेंगे पहले बिंबिसार को। तो बिंबिसार देखो, इनके पीछे का जो ये टाइम है 544 से 493, ये आपको याद नहीं करना है। ये केवल सल्तनत काल और मुगल काल के जो जितने भी शासक हैं उनमें सबको आपको जरूर याद करना है, इनमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इनका। इसमें ध्यान रखना ये कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। फिर पूछा जा सकता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी, या हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वह था राजगृह या गिरिब्रज। इसी का नाम है, राजगृह का गिरिब्रज। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। और ये हर्यक वंश का संस्थापक था, और ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो इसके पीछे अपन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं इनसे। तो ये संस्थापक हो गया, राजधानी इसकी ये थी, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। फिर अगला, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा के अंग राज्य को मगध में मिलाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपना इसका राजवेद था जीवक, उसको बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि राजवेद जीवक किसके दरबार में था? तो बिंबिसार में था, और बिंबिसार ने ही महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इसको भेजा था। फिर बिंबिसार की हत्या किसने की? तो उसके ही पुत्र अज्ञातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या अज्ञातशत्रु ने करके वो मगध की गद्दी पर बैठा या हर्यक वंश का शासक बना। तो फिर अपन अज्ञातशत्रु को देखेंगे। वही 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है, और ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके बिंबिसार को मारकर मगध की गद्दी पर बैठ गया। और इसका उपनाम था कुणिक। और ये मगध का शासक बनने से पहले ये अंग का गवर्नर था। ये भी ध्यान रखना है कि अज्ञातशत्रु मगध का शासक बनने से पहले किस जगह का या कहाँ का गवर्नर था? तो ये अंग का गवर्नर था, और इसने कुल 32 वर्षों तक शासन किया था, और ये 32 वर्ष पूछे भी हुए। तो ये ध्यान रखना कि अज्ञातशत्रु ने किसकी हत्या की? तो अपने पिता की हत्या की। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की? तो उसके पुत्र अज्ञातशत्रु ने की। इसके समय में राजगृह जो कि बिहार में है, और ये मगध राज्य की पहली राजधानी भी है। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और ये मैंने बताया भी है आपको, बौद्ध संगीतियाँ आपको बताई हुई है। देखो कैसे बताया था मैंने,
कि वो इस तरीके से ध्यान रखना है, RV के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। फिर मैंने ऐसे नीचे बताया था कि इनके अध्यक्ष बताए थे, तो वही MS टीवी, महाकश्यप, सभाकर्मी, तीस और वसुमित्र। फिर मैंने शासनकाल बताया था, तो एक के मतलब अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ये कौन है अज्ञातशत्रु? तो इसके समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? वो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और शासनकाल था अज्ञातशत्रु का। फिर इसी के समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई, या महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी अज्ञातशत्रु के शासनकाल में। फिर अज्ञातशत्रु की हत्या किसने की? अज्ञातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की। तो ये ध्यान रखना। देखो, एक तो बिंबिसार था, बिंबिसार के बाद में कौन आया? अज्ञातशत्रु, अज्ञातशत्रु के बाद में उदयन। देखो, बिंबिसार की हत्या भी उसके पुत्र अज्ञातशत्रु ने की, और अज्ञातशत्रु की हत्या किसने की? वो भी उसके पुत्र उदयन ने। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना आप, बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन। बिंबिसार को किसने मारा? उसके बेटे अज्ञातशत्रु ने। अज्ञातशत्रु को किसने मारा? उसके बेटे उदयन ने। तो उदयन फिर हर्यक वंश का शासक बन जाता है, और ये भी अपने पिता अज्ञातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। फिर इसने क्या किया? पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम नगर की स्थापना कर दी। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी, और अपनी राजधानी पहले राजगृह थी, और वहाँ से हटाकर उसने क्या कर दिया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दी। तो यह ध्यान रखना कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र राजधानी बनी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अज्ञातशत्रु के समय मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी राजगृह। और उदयन आते ही इसने क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दी, और राजधानी राजगृह से शिफ्ट करके, राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी। फिर है उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक हर्यक वंश का शासक बना। तो ये क्रम ध्यान रखना कि पहले बिंबिसार आया, फिर अज्ञातशत्रु आया, फिर उदयन आया, फिर नागदशक आया, और ये नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। बस ये सीक्वेंस ध्यान रखना आप। तो बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन और नागदशक, यह संस्थापक था और यह अंतिम था। इसकी हत्या इसने करी और इसकी हत्या इसने करी, और यह अंतिम था ही। और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी और राजधानी राजगृह से लेकर यहाँ शिफ्ट कर दी। अगर आप आराम से हंसते हंसते पढ़ोगे ना, इमेजिन कर करके, तो ये हिस्ट्री आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जीके का यही रोल है। और जीके को गलत तरीके से पढ़ोगे तो ये जीके माइंड में स्टोर नहीं होगा। फिर हर्यक वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? तो वो आता है शिशुनाग या नाग वंश। तो ये भी ध्यान रखना, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के बाद मगध की गद्दी पर किस वंश ने शासन किया? तो वो था नागवंश। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नागवंश से पहले, तो वही अपना हर्यक वंश। तो अब पढ़ेंगे अपन शिशुनाग या नागवंश, जिसने 412 ईसा पूर्वी से लेकर 344 ईसा पूर्वी तक शासन किया। और इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था शिशुनाग। और इसने राजधानी क्या करी? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बना दी। बस अब ये राजधानियाँ ध्यान रखना, यही 3 राजधानियाँ हो गई। मगध की 3 राजधानी होगी। कि मगध की पहली राजधानी कौन थी? तो मगध की पहली राजधानी थी राजगृह। राजगृह के बाद में कौन सी आई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद में कौन सी आई? तो वह आई वैशाली। तो आपके माइंड में ये सीधा सीधा आना चाहिए कि राजगृह थी। तो राजगृह किस किस की थी? तो हर्यक वंश के 2 शासक थे, बिंबिसार और अज्ञातशत्रु। उनके समय तो ये राजधानी थी राजगृह। फिर पाटलिपुत्र किसने बनाई? तो अज्ञातशत्रु के बेटे ने बनाई थी, और वो था उदयन। उसने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बना दी। फिर उसके बाद में नागदशक आया। नागदशक के बाद में अगला वंश शिफ्ट हो गया, वो था नागवंश। नागवंश का शासक था या संस्थापक था शिशुनाग। उसने क्या कर दिया? राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी। जहाँ वैशाली में
दूसरी बौद्ध संगीति भी हुई थी। फिर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक, और इसे कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। अगर वापस क्वेश्चन यही बन सकता है आपसे कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था कालाशोक, और फिर कालाशोक का दूसरा नाम क्या था, तो वह काकवर्ण। फिर अगला कालाशोक या काकवर्ण। कालाशोक ने राजधानी वापस पाटलिपुत्र बना दी, फिर वापस यही लो बन गया राजधानी। पहले राजगृह, फिर राजगृह के बाद में फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद में वैशाली, और ये वापस पाटलिपुत्र। तो RPVP। तो अब ये सीक्वेंस आपसे ये भी ध्यान रख सकते हो कि राजधानी आके माइंड में स्टोर कर सकते हो कि सीधा सीधा ही एकदम लिख के भी आप, जैसे भी आप रफ में लिखोगे ना RPVP क्या थी, तो आर आ जाएगा आपके माइंड में, राजगृह थी, ये पाटली थी, ये वैशाली थी, ये पाटली थी। तो यानी ये किसने बनाई? तो बिंबिसार और अज्ञातशत्रु ने। और ये पाटली किसने? उदय ने बना दी। फिर ये वैशाली किसने बनाई? फिर ये पाटली वापस किसने बनाई? तो ये आपको ऐसे सीक्वेंस से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कालाशोक ने राजधानी वापस पाटलिपुत्र बना दी, और इसी के समय दूसरी जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में, उसकी अध्यक्षता सभागामी ने की थी, और वो काकवर्ण या कालाशोक के समय ही हुई थी। वही, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो मेरा बताया हुआ है कि बौद्ध संगीतियाँ तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, नौकरी लगने के बाद में भी नहीं भूलोगे। RVPK, फिर वही MSTV AK। तो दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में। तो फिर दूसरी बौद्ध संगीति होगी, अध्यक्षता सभागामी, और नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह नंदीवर्धन। तो अपन ने नागवंश पढ़ा है। नागवंश में कितने शासकों के बारे में देखा है? तो अपन ने देखा है कि नागवंश का संस्थापक शिशुनाग के बाद में क्या पढ़ा है अपन ने? कालाशोक, कालाशोक के बाद में नंदीवर्धन। तो ये सीक्वेंस याद रखना, फिर अपने आप ही ये बता देगा इसने ये किया, इसने ये किया, इसने राजधानी ये बनाई थी, फिर इसने वापस ये कर दिया, और इसका अंतिम शासक कौन था? तो वह नंदीवर्धन। फिर नागवंश पढ़ लिया, और हर्यक वंश पढ़ लिया अपन ने। हर्यक के बाद में नाग पढ़ लिया, नाग के बाद में कौन आया था? नंद। तो ये क्रम भी ध्यान रखना, हर्यक, नाग और नंद। अब नंद वंश आता है, वो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, और 322 ईसा पूर्व के बाद में फिर आ जाता है मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। तो अब इसमें पढ़ेंगे अपन नंद वंश। नंद वंश में पहला ही शासक है महापद्य नंद, और यह नंद वंश का संस्थापक था। यह नंद वंश का संस्थापक था। अपने हर्यक वंश पढ़ा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। फिर नाग पढ़ा, नाग वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था शिशुनाग। और अब है नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्य। सेम वैसे की वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो पहले संस्थापक और अंतिम, ये तो आपको ध्यान ही होना चाहिए। फिर अंतिम कौन था उधर? तो उधर नागदर्शक था, फिर नंदीवर्धन, और इधर आ जाएगा घनानंद। तो ये महापद्य देख रहे हैं पहले, ये नंदवंश का संस्थापक था, और ये नंदवंश का सबसे महान शासक था। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नंदवंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वह था महापद्य नंद। फिर इसने कलिंग में एक सिंचाई नहर के लिए एक नहर का निर्माण करवाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नंदवंश के किस शासक ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण करवाया था? तो वह था महापद्य नंद, और यह अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। अप्रो परशुराम के नाम से प्रसिद्ध शासक था, तो वह था महापद्य नंद। फिर है घनानंद। घनानंद ये सिकंदर का समकालीन था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि सिकंदर का समकालीन नंदवंश का शासक कौन था? तो वह था घनानंद। और इसके समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ये भी पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया और किसके शासनकाल में किया? तो घनानंद के शासनकाल में। और यह नंदवंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ हो गया अपना नंदवंश कंप्लीट। और इस वीडियो में अपन ने कितने देख लिए? अपन ने हर्यक वंश देख लिया, हर्यक वंश देख लिया, नाग देख लिया, और नंद देख लिया। हर्यक का वो
बिंबिसार था। शिशुनाग, और या महापद्यनंद। ये देख लिए अपन ने। अब क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य व चाणक्य की, कौटिल्य का दूसरा नाम था चाणक्य, इसकी सहायता से क्या किया, इसको गणानंद को हरा दिया और गणानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, तो गणानंद को हरा के। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नंद वंश के बाद में किसने शासन किया, तो मौर्य वंश ने शासन किया था। तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। और अपने लगभग 15 मिनट में ये सारा काम कर भी लिया है। और वही अगर अपन डिटेल से देखते तो 3 घंटे हो जाते इसमें, लेकिन वही पढ़ो जो आपके काम का है। एक्स्ट्रा पीएचडी अपन को नहीं करनी है, बाद में जब जॉब लग जाएगी तो वो आराम से बैठे बैठे सारा मगध देख लेना आराम से, लेकिन अभी तक यही पॉइंट आपके काम के हैं। फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो बताइए, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर माइंड में करना, जो पीछे आपने पढ़ा भी आराम से सुना भी होगा। मगध का कौन सा शासक है, ये कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? सोच लिया होगा आपने आंसर, तो बता महापद्यनंद। महापद्यनंद। और महापद्यनंद कौन था, तो वापस माइंड में यही आ जाना चाहिए कि महापद्यनंद नंद वंश का संस्थापक था। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो बताइए देखें, सिकंदर महान के समकालीन कौन था, तो बता गणानंद। तो गणानंद कौन था, तो महापद्यनंद तो संस्थापक था या प्रथम शासक था किसका, नंदवंश का। और गणानंद कौन था, तो ये अंतिम शासक था और ये सिकंदर का समकालीन था। फिर अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या चंपा? सारा बताया हुआ आपको। देखो, राजधानियों का क्रम ध्यान रखना है। आरपी वीपी। पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह। दूसरी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तीसरी कौन सी थी? वैशाली। और चौथी राजधानी वापस है पाटलिपुत्र। तो ये क्रम भी ध्यान रखना, किस किसने कौन सी राजधानी बनाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? जल्दी से आंसर माइंड में करना है आपको। मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? तो देखो, नंदवंश का शासक था अंतिम गणानंद। गणानंद। और गणानंद को किसने हराया था? 322 ईसा पूर्व में किसने हराया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो ये हो जाएगा मौर्य वंश। नंद के बाद में मौर्य। तो यही ध्यान रखना है कि मगध में शुरुआत से ध्यान रखना है आपको। हर्यक वंश आया, फिर नाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश। तो ये 4 वंश हो गए। अगले वीडियो में अपन मौर्य से वापस शुरू करेंगे, फिर आगे ऐसे ऐसे पढ़ते चलेंगे। जैसे अपन प्राचीन इतिहास हो जाएगा, उसके बाद वैसे ही मिडाइवल, फिर मॉडर्न, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे के अपन चलते चलेंगे। और वही जैसा जो टॉपिक जिस हिसाब का है, जिसको डेप्थ में जाना उसको डेप्थ में जाएंगे, जिसको ऊपर से उठाना ऊपर से उठा क्वेश्चन पूछते हैं उनको अपन ऊपर से उठाएंगे। तो फिर है अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य। फिर है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोचिए, आंसर करिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्यनंद, घनानंद या कालाशोक? देखो, महापद्यनंद ये तो प्रथम था, महापद्यनंद ये तो प्रथम शासक था, घनानंद ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था?
घनानंद, और ये महापद्यानंद ये संस्थापक था। फिर अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? लाइन को ढंग से पढ़ना। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो मैंने बताया था आपको, देखो हर एक वंश में शुरू के 3 शासक ध्यान रखने, बिंबिसार, फिर अज्ञातशत्रु, फिर उदयन। यही बताया था मैंने। बिंबिसार की हत्या किसने की? तो अज्ञातशत्रु ने। फिर अज्ञातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। तो ये क्या बोल रहा है कि शासक बनने या राजा बनने के लिए अपने पिता की तो हत्या कर दी, लेकिन स्वयं खुद भी इसी कंडीशन में मारा गया। तो वो कौन था? अज्ञातशत्रु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अज्ञातशत्रु। बिंबिसार की हत्या बेटे अज्ञातशत्रु ने करी और अज्ञातशत्रु की हत्या उसी के बेटे उदयन ने कर दी राजा बनने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न मगध राजाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नंदवंश, शुंग, मौर्य या हर्यक। तो इन चारों को आपको सेट करना है। बताइए, देखिए वही माइंड में करिए, देखिए कौन सा हो सकता है इसमें। नंदवंश, शुंग, मौर्य, हर्यक। तो अपन ने पढ़ा भी है कि कैसे कैसे। तो देखो HNN N फिर इसके बाद में M, यही था अपनी नज़र में। तो पहले तो अपन ऊपर के 3 पढ़े हैं अपन ने, चौथे का अपन को पता है कि नंद के बाद में मौर्य आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पहले देखो हर एक कौन से में 4 नंबर पर, तो 4। उसके बाद में अपना क्या है? नाग। नाग कौन से में? नाग है नहीं यहाँ पे। फिर है नंद, तो 1। फिर क्या है? मौर्य। मौर्य है 3। फिर है शुंग। शुंग अभी अपन को पढ़ा नहीं है और बच्चा यही है, तो ये अपना ये हो जाएगा। तो कौन सा बना? 41, 32। तो 41, 32 किस में है? तो इसमें। तो ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने बताया ये आराम से, वही बौद्ध संगतियाँ जिंदगी में नहीं भूलोगे, याद रखना। आप इमेजिन करो, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जब तक मैं बौद्ध संगतियाँ लिख देता हूँ, जैसे बौद्ध धर्म जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो देख सकता है, मात्र 15 मिनट में कराया हुआ है, नहीं तो वो ये 1-2 घंटे में करवाए हुए हैं। अगर वहाँ देखना तो वहाँ देख लो, नहीं जिसको कम समय में पूरा करना है काम की चीज़ें, वो मेरे साथ जुड़ सकता है। RVP के फिर मैंने बताया था अध्यक्ष लिखेंगे अपन MS TV। फिर है शासनकाल, एक के। बस इतना सा ध्यान रखना। जितने ही बौद्ध संगतियों से क्वेश्चन बनते हैं 13-14 प्रकार के, वो सारे के सारे यहीं हो जाएंगे। तो पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। अब यहाँ ये क्या था? ये था अध्यक्ष वाला पार्ट, अध्यक्ष। और ये था शासन। किस शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष था MS TV यानी महाकश्यप, फिर सभाकामी, फिर तीस और फिर वसुमित्र। और सेम वैसे ही शासनकाल अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें काकवर्ण। तो पहला तो ध्यान होना चाहिए काकवर्ण किसका उपनाम था? तो कालाशोक का। फिर यहाँ देखो कि कालाशोक कहाँ है? तो कालाशोक है 2 नंबर वाली में, जहाँ जो हुई थी वैशाली में। तो इसमें दिया हुआ भी होगा कि वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सभाकामी। और ये शासन किसका? कालाशोक का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 में। बिंबिसार, कालाशोक, घनानंद और बिंदुसार। तो ये किस वंश से संबंधित है? तो जल्दी से सुमेलित करिए। आपने पढ़ा भी है हर्यक वंश। तो हर्यक में अपन ने देखा था कितने वंश को इमेजिन किया था, कितने शासकों को? तो 4 को। कैसे कैसे? तो अपन यही तो देखा था, बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन और नागदर्शन, ये तो था। तो ये पता होना चाहिए पहला था ये अंतिम था ये वाला। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? नागवंश। नागवंश में यही पढ़ा था अपन ने शिशुनाग, कालाशोक,
फिर है गणानंद, तो गणानंद नंद वंश का था, तो वही महापद्य नंद और गणानंद, ये हो गया। बिंदुसार अपन ने अभी पढ़ा नहीं, ये मौर्य का है। तो अब यहाँ इमेजिन करो कि हर एक वंश का है वो बिंबिसार, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर कालाशोक किसमें पढ़ा था अपन ने, तो ये पढ़ा था शिशुनाग में। अब घनानंद, ये तो नंद वंश का है ही, और बिंदुसार किसका हो जाएगा, मौर्य वंश का। तो ए में 1 पहले, तो किस हिसाब से देखेंगे, 1 2 4 3, तो 1 2 4 3, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपको सीक्वेंस याद है ना, तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आप गलत नहीं करोगे। फिर है ये अंतिम क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, बताओ। 326 ईसा पूर्वी को, 326 ईसा को, 323 ईसा पूर्वी को और 323 ईसा को। जल्दी से सोचिए देखिए आंसर क्या हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व है। ये मत करना, बस थोड़ा सा आराम से देखना, पीछे लिखा हुआ भी है 326 ईसा पूर्वी को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करा है तो आप कर सकते हो तैयारी तक है चैनल, जिसमें लगा हुआ है 2 चैनल आएंगे आपको तैयारी तक सर्च करते ही, दोनों मेरे हैं। लेकिन आपको वो चैनल सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, जिसे पुलिस का लोगो लगा हुआ हो, बीच में तैयारी तक भी है लेकिन पुलिस का लोगो हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।